Good morning, all. Good morning, Anamika. Good morning, Pallavi. So, today we are discussing the next lecture in the World Health Day special live lecture series. And this is also the important lecture. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एंड हम नॉकआउट एंड नॉक इन कि जैसे कोई जीन को डिलीट करना है तो कैसे किया जाता है, नॉक इन न्यू जीन इंसर्शन कैसे किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो गुड मॉर्निंग अनामिका, पल्लवी, सुनीता, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्रेया, ट्वीट्स। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में, कल हमने डिस्कस किया था सेल डेथ कंसेप्ट एज वेल एज ऑटोफैगी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो एनी डाउट फ्रॉम लास्ट लेक्चर? जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया उससे किसी को कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग सौरभ, मीना, नीतू, रोहेला। तो आज का हमारा लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से हम ले रहे हैं। सो गेट बायोटेक्नोलॉजी की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको किसी को भी इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सो 5 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। सो जो भी स्टूडेंट जिनको सीरियसली प्रिपरेशन करने, वो स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये ऑफर में था बैच, जो लास्ट बैच चल रहा था इसमें आपको ऑफर मिल रहा था। 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है एंड जो भी ऑफर था वो 18,888 रुपीज का था। एज वेल एज इसके साथ साथ आरपीएससी, अगर कोई स्टूडेंट है कि जो आरपीएससी करना चाहता है, आरपीएससी कंप्लीट कोर्स ये 3 मंथ में आपको मिल रहा था एंड ये 11,999 रुपीज में मिल रहा है। तो अगर जो भी स्टूडेंट आरपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं, अभी भी टाइम गया नहीं है, आरपीएससी का कोर्स अभी भी आप एक्टिवेट करके ले सकते हो। वैलिडिटी 3 मंथ की है। एज वेल एज यूपीएचसी बॉटनी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आपको यूपीएचईएससी के बॉटनी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये भी ऑफर में है टेस्ट सीरीज कि जिसमें 2,499 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अभी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया वो आपको समझ में आया? यस, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो सेल डेथ एंड ऑटोफैगी कंसेप्ट था, हमने ऑटोफैगी डिस्कस किया इन डिटेल में। क्या वो टॉपिक्स आपको समझ में आए? चापतदार, ये ऑटोफैगी का जो कंसेप्ट है अभी अंडर रिसर्च है, उस पर रिसर्च चल रहा है। मैक्रोफैगी एंड माइक्रोफैगी ये दोनों भी टाइप के ऑटोफैगी होते हैं। तो अभी तक वो अनक्लियर मैकेनिज्म से, एंड इसलिए ऑटोफैगी के रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन नेसेसरी था मैंने आपको कल बता दिया। गुड मॉर्निंग राहुल। सो फ्रॉम लास्ट लेक्चर यू हैव एनी डाउट? तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कोई भी
सेल्स में इन विट्रो कंडीशन में अगर हमें जीन ट्रांसफर करना है तो हम वो कैसे करते हैं, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। एंड सेकेंड कि हम यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द सेल्स की जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं उनको सिलेक्ट कैसे करें, तो ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अरिफा, मोनिका। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, सो इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स हियर there is the introduction of the टारगेट जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं। कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो हमें इंट्रोड्यूस करना है इनटू द सेल्स, तो ये जीन जो है वो आउटसाइड से ट्रांसफर किया जा रहा है। एंड इसीलिए जिस सेल्स में, होस्ट सेल्स में वो पहले से वो जीन नहीं था, बाहर से हम उसको न्यूली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हम उन होस्ट सेल्स में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड देयरफॉर दिस जीन इज कॉल्ड एज द ट्रांसजीन। And therefore, so transgene means introduction of the gene of interest। तो जो भी टारगेट जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट्स कॉल्ड एज टारगेट जीन। एंड दिस इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए कि जो जीन होता है वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से segment of DNA. So this is also called as DNA segment. So either you can call it as target gene, we called it as gene of interest, or it's called as DNA segment into host cell. So into host cell. So ये host cell genome कि हम होस्ट सेल्स के जीनोम में इस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ ये जो जीन होगा ये होस्ट सेल्स के लिए ट्रांसजीन होगा। हाँ नीतू, यूपीएससी के एग्जाम सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन है, तो ये टॉपिक आप सभी एग्जाम्स के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं। नाउ ये डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल जीनोम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, इसे हम टारगेट जीन बोलते हैं कि जो हमें ट्रांसफर करना है। एंड सेकेंड, आपके पास कोई टारगेट सेल्स है कि आपको उन सेल्स में इस जीन को ट्रांसफर करना है, सो होस्ट सेल जीनोम, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्रांसजीन। नाउ यहां पे ये ट्रांसजीन ट्रांसफर क्यों किया जाता है? एक तो फर्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्यों हम उस ट्रांसजीन को उस होस्ट सेल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारे लिए उसका एडवांटेज क्या है। तो हम ये ट्रांसजीन इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हमें उस होस्ट सेल्स में कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाने होते या उसके जीनोम को अल्टर करना होता है उस मैनर में जिस मैनर में वो हमें वो प्रोटीन का एक्सप्रेशन करा के देते। एंड देयरफॉर हम उस होस्ट सेल्स में एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी जनरेट करना चाहते हैं एंड इसीलिए हम उस ट्रांसजीन को ट्रांसफर करते हैं एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर द अस। सो हियर वी अल्टर्ड होस्ट जीनोम। हम क्या करते हैं, होस्ट जीनोम को अल्टर करते हैं इन ऑर्डर टू achieve desired character in the host, कि होस्ट में हम एक डिजायर्ड कैरेक्टर लाना चाहते हैं एंड दैट इज द अवर गोल, कि हमें उन होस्ट सेल्स में उस जीन को एक्सप्रेस करना है। नाउ हियर सो हाँ सौरभ, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देर आर डिफरेंट वेक्टर्स कि जिससे हम ट्रांसफर करा सकते हैं जीन को। तो ये जीन ट्रांसफर टेक्निक्स होते हैं कि जिससे हम जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। नाउ पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रांसजीन एंड ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है। सेकेंड, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने ये डिस्कस किया कि व्हाई वी वांट टू ट्रांसफर दैट जीन,
क्योंकि हमें उस होस्ट सेल्स में कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाने, डिजायर्ड कैरेक्टर लाने, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। आइदर वो इंडस्ट्रियल बेनिफिशियल हो सकता है, आइदर वो एग्रीकल्चर बेनिफिशियल हो सकता है, आइदर वो डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड बेनिफिट हो सकता है, आइदर देयर इज द इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सम हार्मोन्स के हार्मोन प्रोडक्शन हो सकता है, एंजाइम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है, ये हम होस्ट सेल्स में लाना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रांसजीन को ट्रांसफर करते हैं। नाउ फर्स्ट कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक, कि ट्रांसजेनिक एंड सिंजेनिक। नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एंड सिंजेनिक। तो पहले तो हम टर्म को कंप्लीट करते हैं एंड देन वी डिस्कस इन डिटेल ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो देखिए ट्रांसजेनिक मींस व्हाट, कि ट्रांसजेनिक में यहां पे वी ट्रांसफर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जीन। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जीन ट्रांसफर। सो अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जीन को लेते एंड वो अगर हम होस्ट सेल्स में ट्रांसफर करें, तो दिस इज द इन विट्रो कंडीशन हम डिस्कस करें कि इन विट्रो कंडीशंस में हम बाहर से कोई जीन ले रहे एंड उसको सेल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे, सेल्स के जीनोम में उस जीन को इंसर्ट करा रहे ताकि हमें उन सेल्स में उस जीन को एक्सप्रेस कराना है। सो अगर कोई अदर ऑर्गेनिज्म से जीन लेते एंड उसको ट्रांसफर करते, सो दैट इज कॉल्ड एज द इन विट्रो ट्रांसफर ऑफ जीन एंड एज वेल एज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जीन ट्रांसफर, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक। एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज सिंजेनिक। एंड सिंजेनिक मीन्स सेम ऑर्गेनिज्म जीन ट्रांसफर। तो सेम ऑर्गेनिज्म जीन ट्रांसफर, कि अगर सेम ऑर्गेनिज्म से अगर हम जीन ट्रांसफर करते तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंजेनिक। तो नाउ ये हुआ हमारा कि ट्रांसजेनिक एंड सिंजेनिक। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ये हमने डिस्कस किया। ओके, नाउ सेकेंड, तो ये हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, ट्रांसजेनिक, सिंजेनिक, व्हाट इज ट्रांसजीन, ये हमने डिस्कस किया। नाउ सेकेंड कि टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो कौन से टाइप से के एनिमल्स हम जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाउ मोस्टली हम टू टाइप के एनिमल्स जो है वो जनरेट करते हैं एंड ये जो टू टाइप के एनिमल्स हैं, तो फॉर एग्जांपल नॉक आउट एंड नॉक इन एनिमल्स। सो हियर जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, आइदर वन इज कॉल्ड एज नॉकआउट एंड सेकेंड इज द नॉक इन। एंड ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। So one is knockout and second is knock in. So what is knockout and knock in? तो कुछ एनिमल्स में हम जैसे कुछ जीन्स का इनएक्टिवेशन करते हैं, टारगेट जीन्स का इनएक्टिवेशन होता है, या जो हम जीन इंसर्ट करते हैं कि जिससे जो टारगेट जीन है डिजायर्ड जीन नॉन फंक्शनल होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉकआउट। तो डिलीशन ऑफ जीन भी बोलते हैं हम। एंड कुछ एनिमल्स में हम जीन इंसर्ट कराते हैं एंड उस जीन को एक्सप्रेस कराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द नॉक इन। सो नॉकआउट मीन्स हियर देर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ, so replacing endogenous
फंक्शनल जीन, कि यहाँ पे एंडोजिनस फंक्शनल जीन जो होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द नॉन फंक्शनल जीन. सो फंक्शनल जीन विथ म्यूटेटेड नॉन फंक्शनल जीन, कि अगर म्यूटेटेड नॉन फंक्शनल जीन हम इंसर्ट कराएं फंक्शनल जीन के पास में एंड फंक्शनल जीन का इनएक्टिवेशन हो, सो हियर देयर इज द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, और इसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिलीशन ऑफ जीन, कि जीन का डिलीशन होना, जीन का इनएक्टिवेशन होना, सो दैट इज कॉल्ड एज द नॉकआउट. तो हम टारगेट जो भी सेल्स होते हैं उनमें कुछ जीन्स का इनएक्टिवेशन भी कर सकते हैं, एंड इसमें मोस्टली हम जैसे क्रेलॉक सिस्टम को यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हम डायरेक्टली रैंडम इंसर्शन भी करा सकते हैं कि जिससे टारगेट जीन का वहां पे इनएक्टिवेशन हो. तो ये दोनों भी टेक्निक हम डिस्कस करेंगे कि नॉकआउट एनिमल्स में हम ये डिस्कस करते हैं. एंड सेकेंड, नॉक इन. नॉक इन मीन्स यहां पे देर इज एक्सोजिनस फंक्शनल जीन incorporated to genome by targeted insertion. तो यहां पे एक्सोजिनस फंक्शनल जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है टारगेटेड इंसर्शन से. सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक कंडीशंस में हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशंस में हम नॉर्मल जीन की कॉपी है उसको इनएक्टिवेट करवा रहे, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉक आउट. एंड नॉक इन मीन्स इंसर्ट न्यू जीन, कि न्यू जीन का इंसर्शन करा रहे. सो हियर insert gene into the genome. So that is the difference between knockout and knock-in. So ये दो टाइप के एनिमल्स को हम डिस्कस करेंगे इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो नॉकआउट एनिमल्स एंड नॉक इन एनिमल्स. यहां तक समझ में आपको? यस. तो ये हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल्स टाइप्स. नाउ इसमें एक नॉकआउट एक होता है डिलीशन ऑफ द जीन, एज वेल एज ऐसे भी कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होते हैं जिनके उनको रिप्लेस कर सकते हैं वीक प्रमोटर से, और वाइस वर्सा कि वीक प्रमोटर इट इज रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग प्रमोटर. तो इस तरह से भी जीन का एक्सप्रेशन हम रेगुलेट कर सकते हैं. नाउ ये समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया नॉकआउट एंड नॉक इन एनिमल्स? यस, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां तक आपको समझ में आया. हमें एक एग्जांपल भी देखना है ट्रांसजेनिक माइस प्रोडक्शन का. यहां तक समझ में आया? देन लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल ट्रांसजेनिक माइस प्रोडक्शन. या नॉकआउट में हम जैसे माइस में हम डिस्कस करेंगे तो माइस को इंक्लूड करते, बाकी कोई भी एनिमल हो उसको हम इंक्लूड करते. वेरी गुड सौरभ, अजय, अनामिका. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द वन एग्जांपल जिससे आपको जल्दी से समझ में आएगा कि हम कैसे करेंगे. सो फर्स्ट, ट्रांसजेनिक माइस प्रोडक्शन. सो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसजेनिक माइस प्रोडक्शन. तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी माइस में अगर कोई जीन इंसर्ट कराना है, न्यू जीन इंसर्ट कराना है तो कैसे कराते? तो ट्रांसजेनिक माइस प्रोडक्शन में सपोज
this is male mice, and it cross with this is female mice. Okay, so male mice and female mice हमने लिए, and suppose fertilization हुआ, and after fertilization we collect egg from the mice. So we collect fertilized egg from mice. So fertilization हुआ, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में हमने फर्टिलाइज एग को कलेक्ट किया. नाउ अगर फर्टिलाइज एग को अगर हम कलेक्ट करते तो देखिए अर्ली जब हम मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करते तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म ट्रांसफर किए जाते अर्ली स्टेजेस में ही, बट वो जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस एग के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है. तो सपोज यहां पे अगर मैं डिस्कस करूं, सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एग, ये एग न्यूक्लियस है. ओके, एंड ये साइटोसोल में प्रेजेंट है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस, एंड दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, कि दोनों भी इक्वल जीनोमिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि स्पर्म से भी न्यूक्लियस आता है वो भी हैप्लॉइड होता है, एंड जो फीमेल से न्यूक्लियस आता है, जो एग का न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड है. एंड होता ही है कि ये दोनों भी न्यूक्लियस साइटोसोल में होते हैं, क्योंकि जब मैमल्स में हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करते हैं तो जो एग होता है वो एक सेकेंडरी oocyte फॉर्म में होता है, एंड ये अभी तक उसका मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है. मियोसिस कंप्लीशन से पहले ही स्पर्म एग के साथ इंटरेक्ट करता है, एंड स्पर्म अपना न्यूक्लियस ट्रांसफर करता है एग के साइटोसोल में. After transferring sperm nucleus into the egg cytosol, then first egg will complete its meiosis. कि egg का meiosis complete होगा, then ovum formation होगा कि जिसमें सिंगल N की जो egg present है, egg में nucleus present है कि जो haploid है, and then sperm का nucleus egg के nucleus के साथ fuse होगा. So हम वो condition देख रहे हैं after fertilization. अभी तक दोनों भी nucleus एग में प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है, एंड अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है. तो न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले ही हमें जीन ट्रांसफर करना होता है. नाउ देखिए, सो दिस इज द एग, जो फर्टिलाइज एग है आफ्टर स्पर्म एंट्री. नाउ ये जो फर्टिलाइज एग है जिसमें स्पर्म का न्यूक्लियस है एंड एग का न्यूक्लियस है, इसमें माइक्रो इंजेक्शन से ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसजीन. सो हियर there is the introduction of or inject, so introduction of transgene into male pronucleus. मेल प्रोन्यूक्लियस जो है उसमें ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है. नाउ ये जो ट्रांसजीन इंट्रोडक्शन है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन. तो सपोज दिस इज द एग, दिस इज एग न्यूक्लियस, एंड मेल का न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जर साइज होता है देन फीमेल न्यूक्लियस. दिस इज स्पर्म न्यूक्लियस, एंड यहां पे through micro injection so introduce transgene.
और इंजेक्ट ट्रांसजीन, कि माइक्रो इंजेक्शन से ट्रांसजीन को इंजेक्ट किया गया इनटू द मेल प्रोन्यूक्लियस। तो मेल प्रोन्यूक्लियस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि मेल प्रोन्यूक्लियस लार्जर साइज होता है एंड उसमें इंसर्शन कराना इजी होता है एज कंपेयर टू फीमेल प्रोन्यूक्लियस, एंड इसलिए हम मेल प्रोन्यूक्लियस में माइक्रो इंजेक्शन से टारगेट जीन को इंसर्ट कराते हैं। एंड जो टारगेट जीन का जो इंसर्शन है वो रैंडम होता है। सो ट्रांसजीन इंसर्टेड इन रैंडम साइट, क्योंकि रैंडम साइट पे इसलिए इंसर्शन होगा क्योंकि ये डायरेक्ट इंसर्शन करा रहे हैं हम, तो मेल प्रोन्यूक्लियस में ये कोई भी जगह पे जाके इंसर्ट हो सकता है डीएनए में जाके। ओके, सो हियर देयर इज द इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू द जीनोम। नाउ ये जो फर्टिलाइज एग आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन, ये जो एग होता है उसमें फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एंड दिस एग्स, जो भी इम्प्लांटेड एग्स है, इनको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द सरोगेट मदर यूटेरस, और जिसे हम बोलते हैं स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल में। तो हियर जैसे ही अभी जीन इंट्रोड्यूस किया गया, नाउ दिस एग्स दे आर ट्रांसफर, so implant injected eggs into oviduct of pseudo pregnant female, क्योंकि हम pseudo pregnant female का यूटेरस यूज कर रहे फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी एग्स है इनको हम ट्रांसफर करा रहे इनटू द स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल ओविडक्ट। नाउ देखिए ये यहां पे इन एग्स को ट्रांसफर किया गया। नाउ जैसे ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, क्योंकि स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल में हमने ट्रांसफर किया, नाउ इसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंटिन्यू होगा। सो देयर इज द कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो उस फीमेल का, स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल का, और इसे हम सरोगेट मदर भी बोलते हैं, कि उसका यूटेरस यूज किया गया है फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी एक से आगे जाके 2 सेल स्टेज होगी, 4 सेल स्टेज होगी, मींस जाइगोट बना, उसके बाद 2 सेल 4 सेल 8 सेल ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगा, एंड दैट ब्लास्टोसिस्ट विल रिटेन और इट अटैच टू द यूटेरस, वो यूटेरस को जाके अटैच होगा एंड यूटेरस में जाके फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनिशिएट होगा। ओके, नाउ फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनिशिएट होने के बाद कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा एंड देयर इज द न्यू प्रोजेनिस का जो वो फॉर्मेशन होगा। सो नाउ कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद हियर देयर इज द ऑफस्प्रिंग्स जनरेटेड। नाउ सपोज यहां पे जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हुए, so these are the offspring जिसे हम F1 प्रोजेनी बोलते हैं, कि F1 जनरेशन F1 प्रोजेनी जनरेट हुए। नाउ ये जो प्रोजेनीज है, so these are the offspring, सपोज 3 ऑफस्प्रिंग जनरेट हुए, तो इसमें ट्रांसजीन कौन से ऑफस्प्रिंग में होगा? तो होता यह है कि अराउंड सपोज जो भी ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट जो 30% जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें ट्रांसजीन ट्रांसफर होता है। सो हियर देयर इज अबाउट चांसेस 10 to 30% of offsprings contain transgene। तो इनमें 10 to 30% जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें ट्रांसजीन प्रेजेंट होते और होने के चांसेस होते हैं।
तो सपोज दिस इज द ट्रांसजीन कि ये ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट है। सो दिस इज द ट्रांसजेनिक माइस कि हमने एक एग्जांपल देखा ट्रांसजेनिक माइस जनरेशन का। तो दिस इज ट्रांसजेनिक माइस जनरेशन। ये समझ में आपको? यहां तक समझ में आपको? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें आज कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जनरेशन में जो भी ट्रांसजीन है, टारगेट ऑफ जीन है, एक तो पहले उसको आइसोलेट करना पड़ता है, उसको आइसोलेट करने के बाद उसके साथ प्रमोटर अटैच करना पड़ता है, देन उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो पहले तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ट्रांसजेनिक माइस मींस व्हाट। ट्रांसजेनिक माइस मींस कि हम बाहर से कोई एक जीन ले रहे हैं एंड वो जीन उस माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं, उनके होस्ट सेल्स में इंजेक्ट कर रहे हैं एंड उस माइस में उस जीन को एक्सप्रेस करा रहे। तो दिस इज द ट्रांसजेनिक माइस। नहीं सौरभ मीना, प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होती क्योंकि रैंडम इंसर्शन हो रहा है एंड इसीलिए रैंडम इंसर्शन से हम ज्यादा से ज्यादा 1/3 ले सकते हैं कि जिसमें अराउंड 10 to 30% माइस में वो जा सकता है। श्रेया, लास्ट ऑफस्प्रिंग मींस जब हमने ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस किया वो मेल प्रोन्यूक्लियस में किया, वो रैंडम साइट में जाके इंसर्ट होगा। नाउ जैसे ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद हमने उस एग को जिसमें जीन डाला है उसको हमने आगे जाके सरोगेट मदर में ऐड किया, सरोगेट मदर का ओविडक्ट यूटेरस हमने यूज किया फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए एंड देन फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद जो भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उस ऑफस्प्रिंग्स में अराउंड 10 to 30% ऑफस्प्रिंग में आपको वो ट्रांसजीन मिलेगा। तो ये रैंडम होगा, वो कोई भी 10 to 30% ऑफस्प्रिंग में आपको उसका एक्सप्रेशन दिखाई देगा। ओके, सो थैंक यू सर। देन हाँ लोकनाथ, ये YouTube पे क्लास अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी देख सकते हो। नाउ देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेनिक माइस में हमने देखा कि ट्रांसजीन इंसर्शन कैसे किया जाएगा। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि प्रमोटर, अभी हमें सिर्फ प्रमोटर को, जैसे हमें ट्रांसजीन को इंसर्ट नहीं कराना है तो दैट ट्रांसजीन शुड बी एक्सप्रेस इन द टारगेट ऑर्गेनिज्म, कि उस टारगेट ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसजीन एक्सप्रेस होना चाहिए। सो हियर कंट्रोल ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन देखते हैं जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कंट्रोल ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन, कि ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन हम कैसे कंट्रोल करेंगे। नाउ ये जो ट्रांसजीन एक्सप्रेशन है, अगर आपको ट्रांसजीन एक्सप्रेस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस ट्रांसजीन के साथ आप स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ऐड करो, कि जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रहेगा एंड वो हमेशा ट्रांसजीन को एक्सप्रेस करेगा। तो हियर देयर इज द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। यहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर यूज करते हैं क्योंकि जीन एक्सप्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर, एंड ये जो प्रमोटर है दैट प्रमोटर इट इज द कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस टारगेट जीन। सो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन, कि वो टारगेट जीन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होना चाहिए। मींस जब तक जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहां पे सो हियर फर्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, एंड ये जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर में
here majorly use of strong promoter is metallothionein promoter. So metallothionein promoter, एंड मेटेलोथायो प्रमोटर में यहां पे ये मेजरली एक्टिवेट होता है बाय गिविंग द जिंक. सो मेटेलोथायो प्रमोटर दिस इज स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर है. एंड ये जो मेटेलोथायोन प्रमोटर है दिस इज एक्टिवेटेड बाय जिंक. सो एक्टिवेटेड बाय जिंक. तो जैसे आप जिंक ऐड कर दोगे ये टारगेट जीन जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा. सो हियर फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर यूज करना, एंड जीन के पहले आपको कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर लगाना चाहिए. देन सेकेंड कि ये जो मेटेलोथायोन प्रमोटर है व्हेन वी ऐड जिंक, सो addition of zinc can express target gene कि जिससे मेटेलोथायोन प्रमोटर एक्टिवेट होता है. एंड जैसे ही मेटेलोथायोन प्रमोटर एक्टिवेशन होता है हियर एक्सप्रेशन ऑफ द gene of interest. So expression of gene of interest कि gene of interest जो है वो एक्सप्रेस होता है. So this is the major role of the metallothionein promoter कि वो टारगेट जीन का एक्सप्रेशन करता है. नाउ हाँ सौरभ, हम डिफरेंट प्रमोटर्स को यूज करते हैं एंड प्रमोटर नेसेसरी होता है टारगेट जीन एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टारगेट जीन कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होना चाहिए डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में. सेकेंड एक होता है कि प्रमोटर में जैसे प्लांट में हम कॉलीफ्लावर मोजैक जो भी वायरस का प्रमोटर यूज करते हैं, CAMV जो भी प्रमोटर है वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है कि जो हम यूज करते हैं. देन टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स टेस्ट ट्यूब में जो भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो रहा है इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में हम करा रहे हैं. एंड सरोगेसी मीन्स कि वो जो भी फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो डेवलपमेंट के लिए यूटेरस जो हम सूडो प्रेग्नेंट फीमेल का यूज करते हैं जिसे हम सरोगेट मदर भी बोलते हैं. देन नेक्स्ट, हाँ सौरभ ये तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट से या टर्मिनेशन सीक्वेंस से जीन्स के या बाकी के जो साइट से दे आर आल्सो नेसेसरी. नाउ वी आर डिस्कसिंग द टारगेट जीन कि जिसके साथ हम प्रमोटर भी यूज कर रहे हैं एज वेल एज राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स, वो सारे जो भी होंगे वो सारे साइट्स भी प्रेजेंट होंगे जो जीन में हम इंसर्ट कराएंगे. नाउ ये हुआ मेटेलोथायोन प्रमोटर, ये आपको याद रखना है. सेकेंड आपको याद रखना है thymus specific promoter. So use of thymus specific promoter and this is used, thymus specific promoter जो है ये एक्सप्रेस होता है. So expression in thymus कि ये ओनली थाइमस में एक्सप्रेस होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक है. ऑर्गन स्पेसिफिक प्रमोटर हम यूज करें तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन में एक्सप्रेस होता है. एज वेल एज अगर हम इंसुलिन प्रमोटर यूज करते हैं तो इंसुलिन प्रमोटर इट एक्सप्रेस इन द पैनक्रियाज. So express in the pancreas. So if we use the organ specific promoter, then that promoter it only express in that organ only.
तो थाइमस स्पेसिफिक प्रमोटर यूज किया तो वो थाइमस में ही एक्सप्रेस होगा, बाकी ऑर्गन्स में वो एक्सप्रेस नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो जब भी कोई प्रमोटर आप यूज करोगे तो ये याद रखना कि वो प्रमोटर जनरल प्रमोटर होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर हो, ताकि कोई भी ऑर्गन में, कोई भी सेल्स में अगर वो जीन चला जाए तो वहां पे वो एक्सप्रेस होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन होना चाहिए। नाउ दिस इज द प्रमोटर्स की जो हमने डिस्कस किए कि जो जीन के साथ साथ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहां तक समझ में आपको? नाउ नॉकआउट माइस कैसे जनरेट किया जाता है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें कि इंसर्शन ऑफ द टारगेट जीन। सो टारगेट जीन का इंसर्शन कौन से साइट में होगा? सो ट्रांसजीन इंसर्शन नाउ जो ट्रांसजीन इंसर्शन है, ये ट्रांसजीन इंसर्शन जब भी इंसर्शन होता है इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो ये रिकॉम्बिनेशन से होता है। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन देयर इज द इंसर्शन ऑफ ट्रांसजीन। नाउ यहां पे जो भी इंसर्शन होता है, ये इंसर्शन में रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट जो हम नॉर्मली देखते हैं और जो आप क्लास में पढ़ते हो, दैट इज फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन जो भी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो वन इज द homologous रिकॉम्बिनेशन। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से एक रिकॉम्बिनेशन होता है कि जिससे डायरेक्टली वो जीन इंसर्ट किया जाता है, होमोलॉगस साइट वहां पे मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड सेकेंड होता है नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। एंड जो नॉन होमोलॉगस है इसे हम बोलते हैं NHEJ मैकेनिज्म। नाउ जो NHEJ मैकेनिज्म है नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग मैकेनिज्म है कि जिससे रिकॉम्बिनेशन होता है। तो हम दोनों के भी रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे आज कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन हुआ तो होस्ट सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, एंड NHEJ मैकेनिज्म से हुआ तो होस्ट सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं। ओके, तो दिस इज द ट्रांसजीन इंसर्शन। नाउ अभी हमें दोनों भी टाइप के मैकेनिज्म को डिस्कस करना है कि इंसर्शन होने के बाद ये आइदर जो भी इंसर्शन है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से होगा या नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से होगा। सेकेंड, अभी जो ट्रांसजीन हम ट्रांसफर कर रहे, अगर वो ट्रांसजीन हम कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन से ऑर्गेनिज्म में कर रहे, जैसे कुछ जीन्स हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में ट्रांसफर करते हैं एंड कुछ जीन्स जो होते हैं वो यूकैरियोट से प्रोकैरियोट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें भी हमें फर्स्ट उस mRNA में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। आइदर जो भी जीन है जैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में ट्रांसफर कर रहे हैं या यूकैरियोट से प्रोकैरियोट में ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ सो देखते हैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन एंड सेकेंड NHEJ मैकेनिज्म से कितना डिफरेंस आता है एंड कौन से प्रॉपर्टीज अफेक्ट होते हैं। नाउ फर्स्ट, सो मेकिंग इन ट्रांसजेनिक माइस कि जिसमें हम ट्रांसजीन ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ ये जो ट्रांसजेनिक माइस है
तो जीन का इंसर्शन होने के बाद हम उन टारगेट सेल्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे? सो सपोज मैं आपको एक जीन का कंस्ट्रक्ट देता हूं। सपोज दिस इज अवर जीन ऑफ कंस्ट्रक्ट। अभी इस जीन ऑफ कंस्ट्रक्ट में एक तो फर्स्ट 2 साइट्स होंगे। ये जो साइट है, जो ग्रीन कलर के हम दिखा रहे हैं, इसे बोलते हैं होमोलॉगी आर्म। सो दिस इज होमोलॉगी आर्म, होमोलॉगी आर्म कि जहां पे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है। सेकेंड, हियर द मेजर इज द टारगेट जीन जो हमें इंसर्ट कराना है। सो दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है। सो दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ या नहीं ये देखने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं एक जीन कि जो हमें बताता है कि जीन ऑफ इंसर्ट हुआ या नहीं। तो इसे हम बोलते हैं मार्कर जीन। एंड सिलेक्टेबल मार्कर जो हमने लिया है नियोमाइसिन रेजिस्टेंट। सो हियर दिस इज सिलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर है। नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज जो जीन है वो हम डिस्कस करें, वो यहाँ पे हमने लिया है। नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन है कि जो रेजिस्टेंस देता है नियोमाइसिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। देन नेक्स्ट हमने और एक जीन यहाँ पे लिया है। एंड ये जो जीन है दिस इज कॉल्ड एज थाइमिडिन काइनेज, HSV। सो थाइमिडिन काइनेज HSV हर्पस सिंप्लेक्स वायरस से। एंड ये जो थाइमिडिन काइनेज HSV इट गिव्स सेंसिटिविटी अगेंस्ट गैन साइक्लोवीर। सो इट प्रोवाइड sensitivity against GAN cyclovir। तो ये एंटीबायोटिक है। सो अभी देखिए ट्रांसजेनिक माइस हमें फॉर्मेशन करना है। ट्रांसजेनिक माइस फॉर्मेशन में एक तो फर्स्ट आपको जो भी जीन का कंस्ट्रक्ट है वो दिया गया है। होमोलॉगी आर्म है, होमोलॉगी आर्म के बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड सिलेक्टेबल मार्कर है। एंड होमोलॉगी आर्म के बाहर जो थाइमिडिन काइनेज का जीन है कि जो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है गैन साइक्लोविर से। जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस है ये सिलेक्टेबल मार्कर है एंड ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। तो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं इट प्रोवाइड, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर एंड ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नाउ ये जो रेजिस्टेंस है ये अगेंस्ट नियोमाइसिन है, कैनामाइसिन है एंड G418, ये 3 एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इट्स G418 इट्स सिमिलर टू द जेंटामाइसिन कि ये जेंटामाइसिन की तरह सिमिलर है। सो दिस इज द मेजर रोल कि अगर नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन अगर ट्रांसफर होता है तो उन सेल्स में नियोमाइसिन कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आएगा। मींस अगर आफ्टर जीन ट्रांसफर अगर वो जो भी होस्ट सेल्स है वो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक के प्लेट में ग्रो होते हैं तो इसका मतलब उनमें ट्रांसफर हो चुका है जीन। ये हमें मार्कर जो भी जीन होता है वो बताता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर हमने यूज किया है नियोमाइसिन रेजिस्टेंस का जीन, इसे हम नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज जीन बोलते हैं। एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो जीन हमें ट्रांसफर करना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां तक समझ में आपको, यहां तक कोई डाउट, यहां तक आपको समझ में आया? यस
देन मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉम्बिनेशन के बाद रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे। ये आपको समझ में आया? सो नाउ रिकॉम्बिनेशन के बाद रिजल्ट कैसे आएगा। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो ये टारगेट साइट कहां पे जाके इंसर्ट होगा वो हम डिस्कस करें, एंड उससे होस्ट सेल्स के प्रॉपर्टीज में क्या इफेक्ट होगा। नाउ जैसे हमने बोला कि यहाँ पे होमोलॉगी आर्म है, so these are the homology arm. This is also homology arm. Okay, then here there is the gene of interest. तो यहां पे हम देख रहे हैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एंड दिस इज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, कि जो सिलेक्टेबल मार्कर है, कि जो रेजिस्टेंस देता है नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड G418। एंड हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ थाइमिडिन काइनेज HSV जीन। ओके, एंड ये इंसर्ट होगा इनटू द टारगेट साइट। तो जो टारगेट साइट का जीन ऑफ कंस्ट्रक्ट है, सपोज ये टारगेट साइट है होस्ट सेल्स में जहां पे वो इंसर्ट होगा। सो यहां पे भी होमोलॉगी आर्म में, so these are the homology arm and this is the gene जहां पे जाके ये इंसर्ट होगा। नाउ ये नॉकआउट का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉकआउट कैसे किया जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी से भी इतना याद रखें कि ये टारगेट जीन है जो होस्ट सेल्स का है। सो दिस इज द होस्ट सेल जीनोम, ये होस्ट सेल जीनोम है, एंड दिस इज ट्रांसजीन कंस्ट्रक्शन। ओके, सो ये ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट है एंड एक होस्ट सेल जीनोम है, एंड हम टारगेट साइट पे जाके जो इंसर्शन होगा वो इंसर्शन कैसे होगा वो डिस्कस करें। तो आपको याद क्या रखना है, अभी होगा क्या कि इंसर्शन के टाइम के ऊपर आइदर वो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से इंसर्शन होगा, और वो NHEJ मैकेनिज्म से इंसर्शन होगा, और इंसर्शन ही नहीं होगा। तीनों भी प्रोबेबिलिटीज, हम तीनों भी पॉसिबिलिटीज लेके हम चलेंगे। नाउ यहां पे होगा रिकॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेशन होता है, तो रिकॉम्बिनेशन में अभी कौन से वेज से रिकॉम्बिनेशन होगा। एक तो फर्स्ट होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेशन होने के बाद नाउ देखिए यहां पे होगा क्या। फर्स्ट ये होमोलॉगी आर्म के ऊपर रिकॉम्बिनेशन होगा। तो मैं आपको पहले कंस्ट्रक्ट दिखाता हूं कि हमने जो कंस्ट्रक्ट बनाया है वहां पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये कंस्ट्रक्ट है। नाउ देखिए इस कंस्ट्रक्ट में यहां पे फर्स्ट जैसे हमने बोला यहां पे होमोलॉगी आर्म हमने बोले थे, तो हियर होमोलॉगी आर्म में, एंड यहां पे भी टारगेट साइट होस्ट सेल्स में होमोलॉगी आर्म में, तो दोनों भी साइड में होमोलॉगी आर्म है। करेक्ट, so these are the homology arm. Then this is also
होमोलॉगी आर्म। देन सेकेंड, यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे मैं लिखता हूं GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। एंड यहां पे नियोमाइसिन रेजिस्टेंस का जीन है, करेक्ट। सो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस का जीन, एंड यहां पे प्रेजेंट है थाइमिडिन काइनेज HSV कि जो गैन साइक्लोवीर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी देता है, ये जीन है। तो ये कंस्ट्रक्शन है। एंड हियर हमने बोला कि हियर देयर इज द जीन कि जो होस्ट सेल्स का जीनोम है, तो ये होस्ट सेल का जीनोम है। एंड रिकॉम्बिनेशन कौन से मेथड से होगा, तो रिकॉम्बिनेशन होगा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन मेथड से। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो हमें पता है ये जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो रिकॉम्बिनेशन साइट क्या होगी, होमोलॉगी आर्म के बीच रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये हमेशा इस तरह से होगा, करेक्ट। ये होमोलॉगी आर्म के बीच रिकॉम्बिनेशन होगा। तो सी येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा। एंड उस रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, सो फाइनल आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, सो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन होस्ट में उसका अफेक्ट क्या दिखेगा, होस्ट सेल्स का जो कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन में होस्ट सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज आएंगे। तो अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज में देखिए होस्ट सेल्स में हियर देयर इज द, सपोज दिस इज होमोलॉगी आर्म, होमोलॉगी आर्म, तो ये होमोलॉगी आर्म में होमोलॉगी आर्म, ओके। एंड इस होमोलॉगी आर्म में नाउ होगा क्या, होस्ट सेल्स में, होस्ट सेल्स में एक तो ट्रांसफर होगा क्योंकि होमोलॉगी आर्म के बीच रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो एक तो होमोलॉगी आर्म के बीच क्या था हमारा, ट्रांसजीन कंस्ट्रक्शन में जीन ऑफ इंटरेस्ट था। तो यहां पे देयर इज द ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा एंड सेकेंड होगा नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। तो दिस इज द आफ्टर रिकॉम्बिनेशन होस्ट सेल्स जीनोम स्ट्रक्चर, कि होस्ट सेल जीनोम के स्ट्रक्चर में देखिए क्या अफेक्ट हुआ। सो दिस इज होस्ट सेल जीनोम। तो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ कि जो टारगेट जीन का था उसके जगह पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया है। नाउ अभी ये जो होस्ट सेल्स है उन होस्ट सेल्स में प्रॉपर्टीज क्या होंगे, तो ये जो होस्ट सेल्स होंगे, सो प्रॉपर्टीज इन होस्ट सेल, होस्ट सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज एक्वायर हुए या होस्ट सेल्स में रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ, ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो एक तो होस्ट सेल्स में जो प्रॉपर्टीज है, एक तो यहां पे देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि होस्ट सेल्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस होगा, करेक्ट। एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस हुआ या नहीं ये कैसे हमें समझ में आएगा, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। तो एक्सप्रेशन ऑफ नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, कि नियोमाइसिन रेजिस्टेंस का जीन एक्सप्रेस होगा। एंड नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन एक्सप्रेस होगा तो होस्ट सेल्स में प्रॉपर्टीज आएंगे, होस्ट सेल्स आर रेजिस्टेंस टू, सो होस्ट सेल रेजिस्टेंस टू नियोमाइसिन, नियोमाइसिन को रेजिस्टेंस होंगे कैनामाइसिन एंड G418, इट्स सिमिलर टू जेंटामाइसिन। मींस ये होस्ट सेल्स के प्रॉपर्टीज है आफ्टर होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो होस्ट सेल्स में पहले तो नियोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं था, बट जैसे हमने जीन ट्रांसफर किया
तो होस्ट सेल्स में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आया। तो ये हुआ कि जब सिलेक्टेबल मार्कर एक्सप्रेस होता है तो हमें यह समझ में आता है कि दिस इज, ये जब होस्ट सेल्स कि जब हम होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के बाद हमें समझ में आता है कि होस्ट सेल्स में पहले नियोमाइसिन रेजिस्टेंस नहीं था, बट नाउ देयर इज द रेजिस्टेंस इन द होस्ट सेल्स। तो ये होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, आफ्टर होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन ये रिजल्ट आएगा। तो यहां तक समझा आपको? अभी पहले मुझे ये बताइए कि यहां तक आपको समझ में आया? यस, यहां तक समझ में आया आपको? तो ये हमने देखा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या इफेक्ट होता है। ओके, वेरी गुड गणेश। तो ये समझ में आपको कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से होमोलॉगी आर्म के बीच रिकॉम्बिनेशन होगा एंड जितना होमोलॉगी आर्म के बीच का सेगमेंट है उतना ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था एज वेल एज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन था, तो उतना ही ट्रांसफर हुआ एंड उससे होस्ट सेल्स में वो प्रॉपर्टीज आ गई। ओके ओके, वेरी गुड मुकेश, सबको समझ में आया? नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेकेंड मैकेनिज्म, NH-EJ मैकेनिज्म, कि अगर नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग से रिकॉम्बिनेशन होता है, सो सेकेंड वे कि NH-EJ रिकॉम्बिनेशन। सो NH-EJ रिकॉम्बिनेशन। नाउ अब ये NH-EJ रिकॉम्बिनेशन से कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है? मुकु, ये G418 ये एंटीबायोटिक का नाम है, ये सिमिलर है जेंटामाइसिन की तरह। G418 ये एंटीबायोटिक है सिमिलर टू जेंटामाइसिन। ओके, नाउ NH-EJ मैकेनिज्म से रिकॉम्बिनेशन हुआ तो क्या अफेक्ट होगा होस्ट सेल्स में? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे इसको अच्छे से देखना आप, क्योंकि इसी के ऊपर हमेशा 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो सी फर्स्ट, अभी यहां पे NH-EJ मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं जो जीनोम कंस्ट्रक्ट है हमारा ट्रांसजीन का एंड होस्ट जीनोम। सो दिस इज द होमोलॉगी आर्म, ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूं होमोलॉगी आर्म। तो ये होमोलॉगी आर्म है, दिस इज ऑल्सो होमोलॉगी आर्म। ओके, देन नाउ होमोलॉगी आर्म के बीच में हियर देर इज द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड हियर देर इज द प्रेजेंस ऑफ नियोमाइसिन रेजिस्टेंस, ये सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंस का जीन है। देन यहां पे प्रेजेंट है थाइमिडिन काइनेज का जीन। तो थाइमिडिन काइनेज HSV हर्पस सिंप्लेक्स वायरस से जीन लिया गया है जो गैन साइक्लोवीर को सेंसिटिविट करता है। देन इसके बाद हियर देर इज द होस्ट जीनोम, कि जिसमें ये जीन ऑफ कंस्ट्रक्ट है कि जो हमें यहाँ पे टारगेट साइट है कि जहां पे जीन इंसर्ट करना है। तो दिस इज होस्ट जीनोम। नाउ NH-EJ मैकेनिज्म मींस व्हाट, कि नॉन होमोलॉगस एड ज्वाइनिंग जिसमें रैंडम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस है NH-EJ मैकेनिज्म, ये रैंडम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है एंड रैंडम रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रैंडम साइड में वो जीन इंसर्ट किया जाता है। तो होता ये है, याद इतना रखना है कि रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे हियर जो भी रिकॉम्बिनेशन होगा इसमें एक्स्ट्रा आर्म को भी लिया जाता है। तो जैसे ये जो रिकॉम्बिनेशन है, इस रिकॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा आर्म लिया जाता है। तो होता ये है कि
होमोलॉगी आर्म के साथ में एक्स्ट्रा आर्म का भी, एक्स्ट्रा डीएनए को भी लिया जाता है। एंड इससे होता ये कि थायमिडिन काइनेज सेंसिटिविटी भी आती है होस्ट सेल्स में। तो नाउ आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, so after recombination here तो होस्ट सेल जीनोम का कंस्ट्रक्ट कैसे होगा आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए आफ्टर रिकॉम्बिनेशन यहां पे होता है होमोलॉगी आर्म, करेक्ट। सो दिस इज homology arm and then here there is the presence of gene of interest, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड दिस इज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस, ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंस का जीन। एंड इसके साथ साथ अभी होस्ट सेल्स में आया है थायमिडिन काइनेज HSV का जीन। तो नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग अगर हम लेते तो NHEJ में विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट देयर इज थायमिडिन काइनेज HSV जीन आल्सो ट्रांसफर। एंड अगर थायमिडिन काइनेज HSV जीन ट्रांसफर होता है तो अभी उन सेल्स में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो है, मींस पहले रेजिस्टेंस आ गया गैन साइक्लोवीर से, अभी वो रेजिस्टेंस नहीं रहेंगे, अभी वहां पे गैन साइक्लोवीर को सेंसिटिविटी आएगी। तो जो होस्ट सेल्स प्रॉपर्टीज होंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ होस्ट सेल्स, जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स के प्रॉपर्टीज होंगे, इन रिकॉम्बिनेंट सेल्स के प्रॉपर्टीज में एक तो होगा एक्सप्रेशन ऑफ GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन भी होगा। सेकेंड, होस्ट सेल्स में जो प्रॉपर्टीज होंगे इनमें होगा एक्सप्रेशन ऑफ नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, सो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन एक्सप्रेस होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, नियोमाइसिन जीन रेजिस्टेंस जीन एक्सप्रेस होगा, मींस वहां पे होस्ट सेल्स दे आर रेजिस्टेंस टू द कैनामाइसिन नियोमाइसिन। तो होस्ट सेल्स रेजिस्टेंस टू नियोमाइसिन कैनामाइसिन एंड G418, इस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस होंगे। एज वेल एज यहां पे देर इज द सेंसिटिव टू द, सो होस्ट सेल्स सेंसिटिव टू गैन साइक्लोवीर, होस्ट सेल्स गैन साइक्लोवीर एंटीबायोटिक को सेंसिटिव हो जाएंगे। So sensitive to the GAN cyclovir. So this is the properties of the host cells. तो host cells में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई एंड इस प्रॉपर्टी से आप बता सकते हो कि आइदर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो रिकॉम्बिनेशन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से हुआ है या NHEJ मैकेनिज्म से हुआ है। तो इससे आप बता सकते हो कि रिकॉम्बिनेशन कौन से रिकॉम्बिनेशन टेक्निक से हुआ है, होमोलॉगस और द NHEJ मैकेनिज्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हियर जो रिकॉम्बिनेशन है, तो ये समझ में आपको, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इधर रिकॉम्बिनेशन होमोलॉगस से हुआ
या नॉन होमोलॉगस NHEJ मैकेनिज्म से हुआ। अगर होमोलॉगस से होता है तो ओनली GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड टारगेट जीन दैट इज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस सिलेक्टेबल मार्कर जीन ट्रांसफर होता है। एंड अगर NHEJ मैकेनिज्म से होता है तो ज्ञान साइक्लोवीर को सेंसिटिविटी आती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन कौन से मेथड से हो रहा है, पूछा यही जाएगा आपको क्वेश्चन पे कि होमोलॉगस से हुआ तो कौन से जीन ट्रांसफर होंगे, एंड अगर NHEJ मैकेनिज्म से हुआ तो कौन से जीन ट्रांसफर होंगे, एंड होमोलॉगस से हुआ तो होस्ट सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज होंगे, एंड नॉन NHEJ मैकेनिज्म से हुआ तो होस्ट सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज होंगे। एंड यही क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखें। यहां तक समझ में आया आपको? तो ये हमने देखा कि रिकॉम्बिनेशन, तो ये समझ में आया आपको कि रिकॉम्बिनेशन कौन से मेथड से होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर इंसर्शन नहीं हुआ, इफ टारगेट जीन का इंसर्शन नहीं होता है तो क्या होगा? यस, सपोज टारगेट जीन का अगर इंसर्शन नहीं होता है तो क्या होगा? करेक्ट मुक्कू, वेरी गुड क्वेश्चन। कि अगर इंसर्शन ही नहीं हुआ, टारगेट जीन इंसर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो होस्ट सेल्स के प्रॉपर्टीज कौन से रहेंगे? आप मुझे बता दीजिए, अगर टारगेट जीन का इंसर्शन नहीं होगा तो होस्ट सेल्स में कौन से प्रॉपर्टीज रहेंगे? यस, तो अगर इंसर्शन नहीं हुआ तो होस्ट सेल्स में, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, इफ नो इंसर्शन ऑफ टारगेट जीन, टारगेट जीन का इंसर्शन नहीं हुआ, देन होस्ट सेल्स में प्रॉपर्टीज कौन से होंगे? तो होमोलॉगस से हुआ तो भी हमने डिस्कस किया, नॉन NHEJ मैकेनिज्म से हुआ तो भी हमने डिस्कस किया। अभी अगर होता ही नहीं इंसर्शन तो उसके होस्ट सेल्स के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? तो सिंपल है, अगर इंसर्शन नहीं होगा तो होस्ट सेल्स के जो प्रॉपर्टी होंगे, तो होस्ट सेल्स प्रॉपर्टीज कि कौन से सेल्स ऐसे होंगे कि जिनमें हमें दिखाई देगा इंसर्शन नहीं हुआ है। तो एक तो होगा देयर इज होस्ट सेल्स नो GOI एक्सप्रेशन, जीन ऑफ इंसर्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। सेकेंड, करेक्ट RFA कि वो सेंसिटिव होंगे, होस्ट सेल्स सेंसिटिव टू नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड G418। एंड थर्ड, वो सेंसिटिव एंड वो थर्ड जो प्रॉपर्टी होंगे, रेजिस्टेंस टू GAN cyclovir। so these are the changes। so अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, जीन ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो वो जो भी होस्ट सेल्स होंगे उनको हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसमें GOI नहीं होगा तो GOI एक्सप्रेस नहीं होगा, नियोमाइसिन सेंसिटिव होंगे, नियोमाइसिन कैनामाइसिन, देन G418 सेंसिटिव होंगे, एंड थर्ड दैट इज द रेजिस्टेंस टू GAN cyclovir, GAN cyclovir से रेजिस्टेंस होंगे।
करेक्ट मुकेश के एंटीबायोटिक के अगर मीडियम में जैसे नियोमाइसिन कंटेनिंग मीडिया में अगर हम उस होस्ट सेल्स को ग्रो करते तो वो डेड हो जाएंगे, उनकी डेथ होगी क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज होंगे होस्ट सेल्स के। तो ये हमने देखा कि कोई भी जीन अगर नॉकआउट करना है तो भी हम कर सकते हैं, नॉक इन करना है तो भी हम कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। एंड इस पॉइंट के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो आपको याद इतना ही रखना है कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन एंड एनएचईजे मैकेनिज्म कैसे होता है। ये समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया? यस, यहां तक समझ में आया आपको? ये हमने डिस्कस किया ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स में नॉक आउट एंड नॉक इन जो भी टेक्निक्स होते हैं, जीन को हम कैसे इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो टारगेट जगह पे हम जीन का इंसर्शन करवा सकते हैं। नाउ ये जो इंसर्शन होगा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से हो सकता है या एनएचईजे मैकेनिज्म से हो सकता है। ओके, सो यहां तक समझ में आया आपको? सो वेरी गुड। आप ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने डिस्कस किया मेकिंग ऑफ ट्रांसजेनिक माइस कि जिसमें टारगेट जीन एंड होस्ट सेल जीनोम अगर हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो होगा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से हो सकता है या एनएचईजे मैकेनिज्म से रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। हो गया? ओके, सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज का टॉपिक ट्रांसजेनिक माइस डेवलपमेंट। नाउ तो ये आप नॉकआउट में भी कर सकते हो एंड नॉक इन में भी सिमिलर टाइप आप रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सिलेक्शन भी कर सकते हो। हाँ मुकेश, सीएसआर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के। सीएसआर हो, देन गेट के एग्जाम में आते, देन डीबीटी बार के एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चंस। तो ये पॉइंट सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो आज हमने डिस्कस किया है। ओके, सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया टुडेज टॉपिक कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ओके, सो एनी डाउट? यस, एनी डाउट? ओके, सो थैंक यू ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेल डेथ एंड ऑटोफैगी का टॉपिक देखा था। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का टॉपिक डिस्कस किया। तो ये दोनों भी टॉपिक आपको समझ आए? तो थैंक यू ऑल। मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। कल भी आपका इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है एंड ये जो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो लेने वाले प्रांशु सर लेंगे एंड ये जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर है।
कि जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का लेक्चर है वो लेने वाले। तो आप याद रखिए, कल के लेक्चर को भी अटेंड कीजिए एंड अपने डाउट्स जो है वो सर से क्लियर करवा लीजिए। ओके, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल ही आपका 11 बजे। तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे स्पेशल लाइव लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो थैंक यू ऑल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। यस, so thank you and happy learning.